ओके, तो भाई आप किस एज में मिलियनेयर बन चुके थे? अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? आप जो जैसे इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, तो आपके कमाई का कितना % होता है उसमें इन्वेस्टमेंट जो मिलियनेयर बनना चाहता है? मतलब एटलीस्ट अपने लाइफ में $1 मिलियन तो कमाना ही चाहता है। क्या टिप देना चाहेंगे, कैसे बने मिलियनेयर? तो अभी तक का आपका बिगेस्ट परचेज क्या रहा है? तो वो आगे और क्या क्या आपके शौक है जो पूरे करने? शौक तो भाई बहुत सारे शौक हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी लेनी है, उरुस, ओके, और एक आलिशान बंगला होना चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे मान लीजिए अभी जो भी चीज़ें हैं, भगवान न करे, बट अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वापस आप जीरो पे आ जाते हो, वापस कैसे शुरू करोगे? क्या स्ट्रेटजी लगाओगे? आपके पास सारा नॉलेज है। डिफेंडर का एक और एपिसोड, और आज के जो हमारे नए मिलियनेयर हैं वो है रोहित सिंह जी। बेसिकली इनको इंटरनेट ने ही मिलियनेयर बनाया है, तो कैसे बने हैं पूरी जर्नी इनसे हम जानेंगे, इनकी जुबानी। तो स्वागत है रोहित भाई हमारे मिलियनेयर इंडिपेंडर शो में। थैंक यू सो मच भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी वीडियोस भी देखी है आपकी, तो काफ़ी शानदार काम किया आपने। थैंक यू भाई, जहाँ से आप आए और जहाँ तक पहुँचे, मतलब काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक यू। तो अब जनता ये जानना चाहती है कि आप मिलियनेयर कैसे बने, वो बताइए थोड़ा। कॉलेज में थे, मतलब स्कूलिंग तो मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई है। उसके बाद कॉलेज, बीटेक के लिए कॉलेज में पीटीयू का कॉलेज था रियाद बहारा, तो वहाँ पर बीटेक करने गए थे। तो फर्स्ट ईयर जब निकला तो समझ में आ गया था कि बीटेक करने का ऐसा कुछ फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा, कि जो नॉलेज मुझे वहाँ मिली थी वो मुझे लगा था कि ये इसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, लाइक, और मेरा कुछ वहाँ पर इंटरेस्ट भी चेंज होने लग गया था जब मैं कॉलेज में गया। तो आई थॉट कि यार जो भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी बने और मैं कुछ नया सीखूँ। राइट, तो कॉलेज के सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब जो आई थिंक 4th सेमेस्टर में, मुझे मालूम चला कि कोई एक MLM कंपनी है, कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो वो अपने कुछ प्रोडक्ट सेल करती है। तो उनका जो प्रोडक्ट था वो था, जो उनका जो प्रोडक्ट था वो वेबसाइट थी, मतलब दे आर सेलिंग वेबसाइट। ठीक है, आप उनसे होस्टिंग लो, दे विल टीच यू कि हाउ टू मेक वेबसाइट्स ऑन वर्डप्रेस। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने उनका एक सेमिनार अटेंड किया था, तो मुझे वो काफ़ी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेशनल भी था। तो लाइफ में वो एक नया मोड था जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, और बीटेक के साथ साथ मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड भी हो जाएगा। ओके। तो फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। तो MLM पार्ट में तो मैं बहुत वीक था, तो वो मुझसे हुआ नहीं, लेकिन जो वेबसाइट था तो उसमें मैंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाया और वो मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले आपने कुछ पैसे देके ज्वाइन करा। हाँ जी। और फिर आपको भी ज्वाइन कराना था, किसी और को बोलना था कि आप अपनी वेबसाइट बनवाओ यार, ये सब चीजें बनाओ। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या सफलता हासिल हुई, कुछ क्या मिला? तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो MLM वाला पार्ट था, तो उसमें तो वो तो मेरे बस का था नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो वो नहीं हुआ मुझसे। लेकिन जो दूसरा पार्ट था वेबसाइट वाला, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा। और वो मैं IT में था, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मेरे डिग्री में एक वैल्यू ऐड करेगी। ओके। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। उस टाइम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो थोड़ा सा किस समय की बात कर रहे हैं रिसोर्सेज, आई थिंक 2012 की बात कर रहा हूँ। 2012? उस समय इंटरनेट इतना मतलब बहुत, penetrate नहीं हाँ था। बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब नहीं था, हर जगह था। इवन लैपटॉप वगैरह भी बहुत रेयर ही होते थे बिल्कुल। लोगों के पास। तो जब बीटेक में गया था तो मुझे लैपटॉप दिया गया था खरीद से। हाँ। तो वो यूज़ करके मैं कुछ यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख के, बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ये ऑलरेडी कर रहे थे, तो उनसे गाइडेंस मिली। तो इस इंडस्ट्री में मेरी एंट्री भी SEO के थ्रू। बढ़िया। तो फिर आपने अपना वेबसाइट शुरू किया? हाँ, नहीं, पहले मैं मेरे फ्रेंड थे, पहले उनका डोमेन था, वेबसाइट थी, मैं पहले उसके लिए काम करता था। हाँ। फिर वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की तो वेबसाइट। वहाँ पे जॉब करते थे या फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलते थे? इट्स काइंड ऑफ कि मैं मानते हैं कि मैं वहाँ सीख रहा हूँ। मतलब वो ये था कि अगर उसमें कुछ अर्निंग होगी तो वो मुझे कुछ शेयर देंगे उसका। Okay. तो आई यूज टू वर्क। तो मिला वहाँ से पैसे मिले कुछ? हाँ, मतलब मिले थे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा नहीं थे। हाँ। तो मतलब ठीक था, लेकिन मतलब मैं वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। मतलब Okay. काफ़ी लर्निंग्स मिली मुझे कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है, SEO कैसे होता है, वेबसाइट और कैसे तब आप बनती है। कॉलेज में ही थे? हाँ, तब हम कॉलेज में ही थे। मतलब बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है, लेकिन मैं आपके जितना मिलियनर तो नहीं बना। अरे ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैं भी कॉलेज के टाइम पे ही ना, मैंने गूगल एडसेंस के बारे में सुना था, और फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। शुरू हो गई थी कि अच्छा ऑनलाइन भी पैसे बनते हैं। तो फिर मैंने जॉब के बारे में कभी सोचा ही नहीं और यही करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं कॉलेज में था तो ऐसा था कि मतलब कि चलो एक ये एक्स्ट्रा एक नई चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट का भी इशू था। मतलब इवन जो कॉलेज में जो हमारे जो टीचर्स थे उनका भी वो था कि मतलब दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। अच्छा, वो उनका कोई सपोर्ट नहीं था? नहीं, मतलब वो मजाक बनाते थे कि मतलब कि ये तो टाइम क्या वेस्ट कर रहा बोलते है, थे? कि मतलब इससे दूर रहो, इसकी बातें मत आओ, ये टाइम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, आप लोग। अच्छा, वो दूसरे लड़कों को बोलते थे कि हाँ, आप आपसे मिले जुले ना बात ना करें? अरे बाप। क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में ना लोगों को वो कोर्स क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बेचता था बैठ के पीछे। कैसे बेचते थे थोड़ा बताना?
कि मतलब अगर आप मुझसे पैकेज लोगे तो मैं आपको डोमेन दूंगा, होस्टिंग दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एसईओ कैसे करते हैं। हाँ। तो फिर तो किसी ने लिया? हाँ मतलब 2-3 लोगों ने लिया था। अच्छा। तो उन्होंने किया भी, लेकिन ये होता है ना कि मतलब थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होते हैं और लर्निंग चाहिए होती है, तभी आपका होता है। तो मतलब टाइम और पेशेंस, मतलब टाइम होना, आपको टाइम देना पड़ता है प्रॉपरली। तो ऐसा नहीं था कि स्टार्ट करते ही मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत बम फोड़ दिए थे, ऐसा नहीं हुआ था। पेशेंस था और टाइम लगाया, 2-3 साल लगे। 2-3 साल कोई इनकम नहीं हुई, तो फिर भी हमें लग रहा है कि ठीक है यार, ये कुछ बेटर है जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और मज़ा भी आ रहा है। तो उस टाइम पे आपके नोन में कोई था जो पैसे बना रहा था? हाँ, मेरे नोन में मेरे पार्टनर जो हैं अभी, बिजनेस पार्टनर, ही वाज मेकिंग गुड मनी दैट टाइम। क्या नाम है उनका? कृष्ण कुमार। ओके। हाँ। वो अभी भी आपके साथ पार्टनर है? हाँ, वो मेरे पार्टनर है। आई थिंक हमें 10-12 उनसे कैसे साल मिले आप? उनसे मिले थे, ब्लॉगिंग का एक इवेंट था देहरादून में। हाँ। तो उस टाइम तो हम बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल ठंड का मौसम था। सुबह सुबह बिल्कुल बस में बैठ के देहरादून गए थे। ठीक है। तो पहली बार मैं उनसे वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई कि ही इज़ डूइंग ब्लॉगिंग, और उनका जो डोमेन था वो हरकुछ.com था। तो वो उस पर काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छा, मतलब जो कंपनी थी ना, जो ये कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म जो कंपनी थी, उसमें भी लोगों को बहुत जानते थे कि हाँ ये बंदा अच्छा काम। जो वो भी MLM से? हाँ, सारे जो है वो सारे MLM वाले ही हैं। ओके। आपने पैसा कब कमाया? लाइक आपकी शुरुआत कब हुई पैसा कमाने की? तो फर्स्ट ईयर तो ऐसा था कि मतलब आर्टिकल्स लिखते थे, डालते थे, मतलब अपने ब्लॉग पे? मतलब जो मेरे फ्रेंड थे उनके ब्लॉग पर। हाँ। तो वहाँ कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि ट्रैफिक आता ही था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि क्या पोस्ट करेंगे ट्रैफिक आएगा। तो जब थोड़ा सा लोगों से मिलना शुरू हुए और ये जैसे सेमिनार्स पे जाना शुरू हुए, तो वहाँ पे लगा आइडिया कि हाँ कुछ चीज़ ऐसी है जो अभी हमें करनी चाहिए। लाइक एक इवेंट ब्लॉगिंग होती थी उस टाइम, तो वो हमें करना चाहिए, उससे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अच्छा खासा। तो जब हमने वो किया तो उस टाइम हमारी पहले जो इनकम हुई थी, इवेंट ब्लॉगिंग, लाइक जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे। हाँ, उस टाइम वैलेंटाइंस डे था जो हमने उस टाइम इवेंट किया था जो, तो उसमें हमने काफ़ी मतलब ठीक ठाक पैसा बनाया था। और वो पैसा आया था तो लगा कि हाँ यार ये चीज़ वर्किंग है, ये चीज़ चलती है। ओके। फिर उसके बाद उसको रेप्लिकेट किया, उसके बाद फिर और ऐसे इवेंट्स ढूंढे कि और किस में बना सकते हैं, तो फिर ये जर्नी ऐसी चलती रही। ग्रेट। फर्स्ट $1 मिलियन कब कंप्लीट हुआ था? फर्स्ट $1 मिलियन कब कंप्लीट हुआ? ब्लॉगिंग में तो यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए थे। ई कॉमर्स जब हमने किया तो आई थिंक 3rd ईयर में वी हिट द मार्क। ब्लॉगिंग कितने साल करा आपने? ब्लॉगिंग हमने किया 2012 में मैंने स्टार्ट किया था और 16 तक मैं कर रहा था। हाँ। तो ब्लॉगिंग में जो पैसा बनाया था वो 2 साल, मतलब 14-15 में ठीक ठाक पैसा बनाया था। Okay. और 16 में तो मतलब ऐसा होता है कि गूगल की कुछ अपडेट्स आई थी, तो ये बिजनेस पूरा मुझे शट डाउन करना पड़ा था। गूगल का क्या अपडेट था? ये थोड़ा सा वो हम वी वर डूइंग ग्रे हैट। तो अच्छा। एक स्क्रिप्ट थी जो हम यूज़ करते थे उस टाइम, कि अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो विजिटर साइट पर कहीं भी क्लिक करेगा, तो वो होगा ऐड पे क्लिक होगा। तो 100 विजिटर्स में भी हम $100 मतलब $100 बनाते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ। तो उस टाइम ये था कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ लोग जानते नहीं थे, तो 1-1.5 साल तो हमने इससे पैसा खूब बनाया। ठीक है। उसके बाद फिर जब लोगों को पता चला कि यार ये कुछ चल रहा है, तो फिर सबने ये करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसका पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? किसी ने रिपोर्ट किया और कैसे पकड़े जाएंगे। अच्छा। और जो इस तरीके से जो आप पैसे बनाते थे तो आपके अकाउंट में आ जाते थे? तो पहला ये था कि पहले डर लगता था कि यार कहीं अकाउंट ना उड़ जाए। हाँ। है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता था अकाउंट। हाँ। तो क्या होता था कि हमने पहले ऐसे ट्राई किया कि चल आज 2 घंटे के लगाते हैं एक दिन में, तो 2 घंटे के लिए लगाया तो वो पैसे आ गए। फिर 4 घंटे के लिए लगाया कि 4 घंटे देखते लगा के आते कि नहीं आते। 4 घंटे में भी आ गए। फिर पूरा दिन लगाया, चल फुल डे लगा के देखते क्या होता है, वो भी आ गए। कितने बनते थे पैसे? मतलब फर्स्ट जो ऐसे बना था वो $11,000 बने थे उस टाइम, फर्स्ट टाइम जो बना था महीने का। उसके बाद $30,000, कभी $50,000, कभी $20,000 स्क्रिप्ट लग करके ऐसे बनता था। उसमें से मतलब कभी आधा आ गया, कभी पूरा आ गया। ट्रैफिक कैसे लाते थे आप उस पे? मेनली हम लोग ना फोटोज को रैंक करवाते थे। कैसे फोटोज? मतलब कि इट्स काइंड ऑफ लेट्स से कि मुझे पता है कि कोई इवेंट आ रहा है। हाँ। तो मोस्टली लोग क्या करते थे, अपने गूगल में लिंक्स रैंक करते थे, है ना, सर्च रिजल्ट्स पर। हम इमेजेस रैंक करते थे। अच्छा। कि मतलब अगर लेट्स से कि आपका कोई बर्थडे है, तो बर्थडे में बंदे को फोटो चाहिए, तो इमेज में जाके सर्च करेगा। हाँ। तो वहाँ पर हम रैंक करते थे, तो वहाँ से ट्रैफिक आता था। ओके। तो इससे तो मतलब मोस्टली हमने फोटोज रैंक करवा के ट्रैफिक उठाया स्टार्टिंग से ही। तो लास्ट जो अपडेट में आपने बताया, अपडेट में जब बैन हो गया आपका अकाउंट वगैरह, तो कितना पैसा फंसा था आपके गूगल एडसेंस? लास्ट $30,000 जो आने थे 2016 में, आई थिंक फेब या मार्च की बात है ये। तो वो हम वेट करते कि 21 तारीख को मेल आएगी कि ये मतलब हमने पैसे, क्या मेल आता तो याद भी नहीं मुझे, वी हैव सेंट यू सम, ऐसा कुछ आता ना मेल। तो उसका वेट करते तो मेल आया कि योर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड वाला जो मेल आता है वो मेल आया। पहले एक मेल आया, फिर जितने अकाउंट्स थे सब में वो मेल आई और सारे पैसे जो थे सब उड़ गए।
अरे तो एक भी पैसा नहीं आया। तो हमें लगा कि चल ये तो नॉर्मल सी बात है, तो हमें एक मंथ और ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई किया, फिर भी नहीं आया। हाँ, तो ऐसे 3-4 महीने हमने ट्राई किया, लेकिन हमें लगा कि 3-4 महीने में मतलब एक बार भी पैसा नहीं आया। तो हमें लगा कि अब टाइम आ चुका है कि कुछ और सोचने का, कुछ और करने का। ओके। तो फिर हमने ब्लॉगिंग को शट डाउन किया पूरा, तो एक ऐसे डिसीजन बनाया कि यार अब ब्लॉगिंग छोड़ते हैं और कुछ और करते हैं। क्योंकि टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी तो आ गई थी कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये सही नहीं है, और आज नहीं तो कल ये बंद तो होना ही है, ओके। है ना। तो अब पैसा बना रहा हो तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो और थोड़ा सा ना सस्टेनेबल हो। ठीक है। तो फिर हम हंट करते रहे कि क्या किया जाए। एफिलिएट ट्राई किया, काफ़ी चीज़ ट्राई की। फिर एक किसी फ्रेंड के थ्रू में रेफरेंस मिला कि ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला। ओके। फिर हमारी एंट्री हुई ड्रॉप शिपिंग से ई कॉमर्स में एक किस समय एंट्री करा आपने? 2016 में। 2016। हाँ। ओके। तो ई कॉमर्स के बारे में आपने कैसे सीखा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या शुरुआत में क्या चैलेंजेस थे आपको ई कॉमर्स शुरू करने में? चैलेंजेस तो क्या था, हमें पता ही नहीं था कि ई कॉमर्स होता क्या है। हाँ। तो हमारे एक फ्रेंड थे, अम्बाला में रहते थे, तो वो मतलब मुझसे मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि यार उनका कोई फ्रेंड था जो ड्रॉप शिपिंग करता था। हाँ। तो ही टोल्ड कि मेरा एक फ्रेंड है जो ऐसा करता ड्रॉप शिपिंग करता है, तो वो चाइना से सामान मतलब भेजता है कस्टमर्स को, ऑनलाइन सेल करता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इससे पहले हमने कभी भी पैसा खर्च नहीं किया था किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। सिर्फ पैसा कमाया था। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि यार कैसा पैसा खर्च कैसे करेंगे, और खर्च कर दिया और नहीं बना फिर क्या होगा। तो काफ़ी सोचने के बाद खर्च मतलब कि कहाँ पे खर्च हो रहे थे? प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में? हाँ, इंपोर्ट में, एड्स में, एड्स में और शॉपिफाई बनाने में, हाँ, स्टोर बनाने में। तो वहाँ खर्चा था। तो ऐसा खर्चा हमने कभी किया ही नहीं था। सिर्फ हमने पहले डोमेन होस्टिंग के लिए वो भी जुगाड़ से खरीद लिया, तो ठीक है। तो वो था। तो करते करते फिर फ्रेंड से मिले तो उसने बताया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो हमने फ़ोन कवर्स के साथ स्टार्ट किया था। फर्स्ट शुरुआत में ही फ़ोन कवर्स की ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी हमने। तो आई थिंक स्टार्ट करने के आई गेस हफ्ते के बाद ही हमारा पहला ऑर्डर आया था, जिसमें से एक कस्टमर ने यूएई से बाई किया थे, 10 फ़ोन कवर बाई किए थे। हाँ। $528 के। अच्छा, पहले महीने? पहले ही जो फर्स्ट ऑर्डर था वो $528 का था। पहला ऑर्डर $500 $28 का था। तो जब वो ऑर्डर आया तो उस टाइम हम गुड़गांव में कोई इवेंट अटेंड करने आए हुए थे। तो हम उस टाइम यहाँ पर एक होटल है टोल क्रॉस करने के बाद, रेडिसन ब्लू, तो वहाँ पर हम सोए हुए थे। और सुबह जैसे एक घंटी बजती है, क्रिंग ऑर्डर आता है ना, तो घंटी बेल बजती है, तो नोटिफिकेशन। तो वो जब बजी तो हमने देखा तो $528 का ऑर्डर आया था। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ है। और फिर उसके बाद जब चेक किया, स्टोर खोला, चेक किया, तो एक्चुअल में ऑर्डर आया हुआ था। तो मैं और जो मेरा फ्रेंड था अम्बाला वाला, उसका नाम अनुराग है, तो हम दोनों मतलब एकदम सो के उठे और झप्पियाँ पा के बेड पर कूद रहे थे। और जो मेरे पार्टनर है किशन, वो भी सोए हुए थे, तो उनको भी हमने उठाया कि भाई ऑर्डर आया है। अच्छा। तो दैट वाज द मोमेंट जब मुझे लगा कि यार ये चीज़ एक्चुअल में चलने वाली है और चलती है। ओके। तो ये जो ई कॉमर्स आपने शुरू किया था पार्टनरशिप में डे 1 से ही किया था? हाँ, मतलब सब लोग ब्लॉगिंग वाले थे, तो सबका डेड हो गया था? सबका धंधा बंद हो गया था। अच्छा। तो सब लोग ढूंढ रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर एक नया रास्ता मिला कि ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग है कुछ, तो इसमें इसको स्टार्ट किया जाए। तो हमें तो कोई नॉलेज थी नहीं उस टाइम की, ई कॉमर्स फेसबुक एड्स वगैरह कभी किया नहीं था, तो बिल्कुल ब्लैंक था उस टाइम। तो जब इसमें छलांग मारी तो अपने आप टाइम लगाया और थोड़ा सीखा, तो चीज़ें समझ में आने लगी। बढ़िया। तो वैसे आपने ब्लॉगिंग से भी अच्छे पैसे कमाए थे, जैसे आप बता रहे थे कि $30,000 आप लोग निकाल रहे थे। तो उन टाइम पे, लाइक कॉलेज के टाइम पे जब पैसे आते हैं तो भाई इंसान इधर उधर खर्चे करता है, तो आपने कहाँ पे खर्च किया या क्या किया उन पैसों का? तो पैसे आते थे तो लगता था यार कि मतलब पहली बार इतना पैसा देखा था लाइफ में कि आपके अकाउंट में 10 लाख, 5 लाख। आज अभी भले लोगों को थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, लेकिन आई थिंक जो 2014-15 में आप कमा रहे थे, हाँ, उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आपके आजू बाजू में भी कोई नहीं ऐसा होगा जो इतना कमाता होगा। तो लोग बोलते हैं कि ये कुछ स्कैम करता है। हाँ, कुछ तो झोल करता रहेगा। हाँ। तो क्या 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 करते थे आप? तो पैसे आते थे तो हम मतलब शॉपिंग करने चले जाते थे। हाँ। दिन भर मतलब कभी इस रेस्टोरेंट, कभी उस रेस्टोरेंट, खाना पीना, घूमना, पार्टी, क्लब, इस सब में काफ़ी पैसा लगाया। बाकी कुछ थोड़ी बहुत रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर ली उसी समय? हाँ। क्योंकि क्या किया था आपने, क्या खरीदा था? मैंने कुछ प्लॉट बुक करे थे और कुछ बाय किए थे। अच्छा। तो उस टाइम ये किया था। उसके बाद कुछ शौक थे लाइफ में, बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे बंदा जब पैसा कमाता है तो एक आईफोन बाय करता है, एक मैकबुक बाय करता है, और एक R15 का उस टाइम बहुत क्रेज था। अच्छा। तो R15 खरीदता है। हाँ। फिर गाड़ी का शौक चढ़ा कि गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो गाड़ी खरीद ली। तो ऐसे जो बेसिक चीज़ें होती है लाइफ में चाहिए होती है बंदे को, वो सब उस टाइम पूरे किए सारे शौक। तो R15 आपने खरीदी थी? हाँ। तो एक्चुअली क्या था कि उसमें R15 का एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कि मुझे नहीं पता था कि बाइकें बुक होके आती है, मतलब मुझे लगा था कि आप पैसे लेके जाओ शोरूम में और ख़रीद के लेके आ जाओ।
जैसे हम जाते हैं ना कि धनिया पुदीना खरीदने जाते हैं, भैया पैसे लो दे दो। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा यार ये उस टाइम शौक था CBR, होंडा CBR लेने का शौक था कि भाई होंडा CBR चाहिए। तो उसने बोला कि सर इसकी ना बुकिंग होती है। सर भी नहीं बोलता उसने, भाई कहता है इसकी बुकिंग होती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर अभी कौन सी मिल जाएगी? उसने कहा कि ऐसे कोई भी नहीं मिलेगी, पहले आपको बुक करानी पड़ेगी, बुक कराने के बाद फिर आपको बुकिंग कराओगे, फिर उसके बाद गाड़ी आएगी, फिर आपको मिलेगी। तो साथ में यामाहा का शोरूम था, तो वहाँ घुसे, जितने भी हम ब्लॉगिंग के जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ काम करते थे सब लोग पहुँचे थे, और एक छोटे से उसमें पॉलिथीन में पैसे लेकर वो लपेट के जाते हैं ना, कैश पैसा की 3-4 गड्डियाँ थी उसमें, तो लेके पहुँचे। तो पहले तो उसने उसको लगा कि ऐसे मतलब टाइम पास करने आए, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल एक होता है ना कि मतलब आपका एक यंग लुक होता है, वो लुक था बिल्कुल अजीब सा। तो घुसे शोरूम में, तो भाई बाइक पसंद आई कि R15 की बढ़िया लग रही, रेड कलर की थी। आज अभी वो मेरे पास पड़ी है बाइक। तो क्या हुआ कि कितने की है? तो उसने कहा शायद 1,18,000 या 1,28,000 कुछ रेट बताया था। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये दे दो। तो उसको फिर कहता कि कैसे लोन वगैरह क्या रहेगा? मैंने कहा कैश चाहिए। तो उसने 2 मिनट तक मेरी शक्ल दिखी और 2 मिनट तक मैंने उसकी शक्ल दिखी। तो मैंने कहा भाई कैश चाहिए, पेमेंट आप लो। ऐसे मैंने उसको गिराया और झोले में ले गए थे पैसे? प्लास्टिक में लपेट के ले गए थे। तो मैंने कहा ये लो, इसमें से गिन काउंट कर लो जितने चाहिए। तो उसने वो 4-1.5 लाख कुछ रुपए थे। तो उसने कहा कि ठीक है सर आप बैठो। बैठाया, तब पानी पुनी पिलाया बढ़िया से, कोल्ड ड्रिंक मंगाई कि मतलब ये कस्टमर एक्चुअली लेने वाला है ऐसा। तो फिर उस टाइम फटाफट उसी सेम डे गाड़ी लेकर बाइक निकलाई, और आई थिंक रात को 7-8 बजे हम लेके घर पहुंचे। घर पे क्लेश। क्या क्लेश हुआ? उसकी सीट ऊंची होती है ना, पीछे वाली सीट। तो ऐसा था कि मतलब बाकी लोग इस पर कैसे बैठेंगे। स्प्लेंडर लेके आते। हाँ। अभी तक जो आपकी जर्नी रही, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि कॉलेज में ही आपने पैसे कमाने के तरीके ढूंढने शुरू करे, और फिर MLM में फंसे, और फिर उसके बाद ब्लॉगिंग शुरू किया आपने, और ब्लॉगिंग से भी इवेंट ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छा खासा पैसा आपने बनाया। एंड देन फिर जब आपका इवेंट ब्लॉगिंग डेड हुआ, तो आपने ई-कॉमर्स शुरू किया, और ई-कॉमर्स में भी आप मोबाइल केसेस बेचते थे। आज भी मुझे पता है, लाइक आपके साथ जो हमने अपने सतीश के वीडियो चैनल पे जो हमने वीडियो किया, जिसमें आपने बताया कि मिलियन केसेस करके आपका जो ब्रांड है, उसके थ्रू आप अभी भी आज भी सेल कर रहे हो। हाँ जी। तो अभी थोड़ा केसेस के ऊपर आते हैं, केसेस के बारे में बात करते हैं कि जब आपने ये स्टोर बनाया और आपको पहले ही मंथ अच्छा खासा सेल आ गया था, बराबर? मतलब पहला ऑर्डर ही अच्छा खासा आ गया था। हाँ, एक्चुअली हमने ना क्या किया था, ये पहले हमने ड्रॉपशिपिंग से स्टार्ट किया था। तो वहाँ से रिस्पांस आया, तभी तो ब्रांड नहीं आपने बनाया था? तब ब्रांड कुछ नहीं था। उस टाइम हमारा डोमेन था appleaccessoriesonline.com। हाँ। तो उसमें फिर हमें लगा कि डर की कि एप्पल का कुछ ट्रेडमार्क वगैरह का इशू ना आ जाए, अच्छा। क्योंकि उसको हम US में सेल करते थे ना, उस टाइम ड्रॉपशिपिंग करते थे। तो फिर हमने वो स्टोर बंद किया। उसके बाद फिर मिलियन केसेस को स्टार्ट किया एज अ ड्रॉपशिपिंग स्टोर इन US। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो स्टोर उस पर ऑर्डर वगैरह आने स्टार्ट हो गए, तो हमें लगा कि यार ये तो बढ़िया चल रहा है। फिर हमने मिलियन केसेस .in लॉन्च किया इंडिया में। ओके। तो .com US में चलता था। हाँ, मिलियन केसेस .in हमने इंडिया में लॉन्च किया टू केटर द इंडियन मार्केट के लिए, कि यहाँ के लोगों को ट्राई करते हैं। तो जब हमने इंडिया वाला जो स्टोर लॉन्च किया, तो पहले दिन क्या हुआ था कि हमें नहीं पता था कि COD क्या होता है। वी डोंट नो अबाउट COD। तो COD हमने एक्टिवेट नहीं किया था। तो पैसे एड्स लॉन्च कर दी, सुबह उठे तो एक भी ऑर्डर नहीं आया हुआ था। ओके। तो फिर हमने देखा कि लेकिन हमने चेक किया कि अबंडेंट कार्ड जो होता है, जहाँ पर मतलब लोगों ने क्या किया था कि साइट पर तो आए थे, ऐड टू कार्ड भी किया था, लेकिन बाय नहीं किया था। तो वो सारे ऑर्डर्स हमारे अबंडेंट कार्ड में पड़े थे। तो हमने उनको कॉल करना शुरू किया कि मतलब आपने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन आपने बाय क्यों नहीं किया? तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आपकी साइट पर COD नहीं है। तो कस्टमर ने जब एक को फ़ोन किया, तो उसने सेम इशू बताया कि आपकी साइट पर COD नहीं है। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि आपकी साइट पर COD ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने आपसे नहीं बाय किया। ओके। फिर हमने चेक किया कि COD कैसे एक्टिव होता है, फिर वो पूरा प्रोसेस देखा। फिर उसके बाद हमने COD जैसे लगाया और ऐड लॉन्च करी, तो नेक्स्ट डे आई थिंक 2.5 लाख की सेल थी हमारी उस दिन, फर्स्ट डे। अच्छा, तो ई-कॉमर्स में मतलब COD होना जरूरी है? इससे COD के बिना, हाँ, COD होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन 2.5 लाख की सेल हुई, तो बहुत ही एक कहते हैं ना कि शानदार रिजल्ट, और एक बिल्कुल सोच से पता था कि यार इंडिया में भी कोई ऐसे मतलब ऑडियंस है जो फ़ोन कवर्स को खरीदती है और इतने वैल्यू के फ़ोन कवर्स बाय करती है। तो शुरू में जो ड्रॉप शिपिंग आपने किया था, तो बाहर के ऑडियंस को टारगेट किया था कि इंडिया के ड्रॉप शिपिंग में हम सिर्फ US को केटर कर रहे थे। तो वहाँ से हम वी वर मेकिंग अराउंड 1,000 to 1,500 के आसपास डॉलर हम दिन का बना रहे थे। हाँ। तो उसमें भी वो भी काफ़ी था, लेकिन वो थोड़ा सा स्केलेबल नहीं हो पा रहा था हमसे। तो वो में भी ये था कि फंड के शॉर्टेज भी थी, तो थोड़ा पैसा लगा लिया, फिर ऐड चलाई, फिर एड्स बंद होगी, फिर पैसा लगाया, वो ऐसे हम उसको कर रहे थे। ओके। तो हमें लगा कि एक बार इंडिया को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं और आईफोन यूजर्स भी बहुत सारे हैं। तो इंडिया में जब हमने स्टार्ट किया, तो पहले ही दिन मतलब बहुत ही शानदार था रिजल्ट। ओके।
तो हमें लगा कि यार इंडिया को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर इंडिया पर हमने फोकस करना स्टार्ट किया और फिर प्रॉपरली इंडिया में हमने अपने इन्वेंट्री बाय करना, सोर्सिंग वगैरह कैसे होगी, कहाँ से होगी, वो सब कुछ फिगर आउट किया। 5-6 मंथ 7 मंथ हमें लगे सब चीज़ों को सेट करने में। तो इंडिया में ये था कि ऑर्डर्स तो आ गए, ठीक है, अब हमारे ऑर्डर्स तो आ गए थे और जो कुरियर के टाइप्स होते हैं वो तो थे नहीं, और आया तो शिप कैसे करेंगे। तो फिर हमारे जहाँ ऑफिस था उसके पास में ही एक बंदा था जिसके पास ना मल्टीपल कुरियर के ऑप्शन थे। तो हमने उससे पूछा कि भाई सीओडी के कुछ ऑर्डर्स आ रखे हैं तो ये शिप कैसे होंगे। तो फिर हमें उसने बताया कि आपको मतलब ब्लू डार्ट से टाइप करना पड़ेगा, उनसे आप अपना अकाउंट ओपन करवाओ, फिर वो उनका पर्सन आपके ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए आएगा, फिर वो लेके जाएगा, फिर वो आपके ऑर्डर को शिप करेंगे, फिर वो डिलीवर होंगे। तो सीओडी की रेमिटेंस वगैरह जो आती है तो वो हमें ऐसे मालूम चला। तो जो ऑर्डर्स हमारे आए थे ना फर्स्ट डे, तो वो हमें शिप करने में 10 दिन का टाइम लगा। 10 से 15 दिन लगे हमें, क्योंकि ना ही अपने पास इन्वेंट्री पड़ी थी, क्योंकि हमने जस्ट एक टेस्ट किया था कि क्या ऑर्डर आते हैं। हाँ, तो सिर्फ लिस्टिंग करी थी और आई थी तो अच्छे ऑर्डर आए थे। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने चेक किया कि ये इंडिया में फ़ोन कवर्स की मार्केट कहाँ पर है। तो मालूम चला कि करोल बाग में एक जगह है, तो वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे गाड़ी उठाई, सीधा दिल्ली पहुँच गए और जो कवर्स हमें चाहिए थे वो ढूंढे हमने। तो वहाँ पर गलती क्या हुई कि हम होलसेल की वजह हमने रिटेल मार्केट से खरीद लिया, तो रिटेल के प्राइस पर। अच्छा, तब भी अपने पास काफ़ी अच्छा मार्जिन था, तो हमने वो बाय किया। और उसके बाद हमने जब वो ऑर्डर फिर उसके बाद जब सामान आ गया, फिर हमने टाई अप किया कुरियर से। फिर उसमें एक 1 वीक का टाइम लगा। तो जब तक हम ये ऑर्डर शिप करते तब तक हमारे 10-15 दिन जा चुके थे। और ऑर्डर शिप होने के बाद फिर हमने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर से इसको स्टार्ट रखा। और फिर क्या हुआ कि जो ऑर्डर हमने भेजे थे वो चेक करते थे, तो उसमें से काफ़ी ऑर्डर थे जो डिलीवर नहीं हुए थे। वो सारे ऑर्डर्स अपने पास रिटर्न आ गए थे, क्योंकि हमने काफ़ी लेट शिप किया था और तब तक लोग भूल चुके थे कि उन्होंने कुछ ऑर्डर भी किया हुआ है। ओके, तो उन्होंने मतलब कैंसिल ही कर दिया? उन्होंने सीओडी ऑर्डर लिया ही नहीं। अच्छा, कि मतलब जब उनको ऑर्डर गया होगा तो उन्होंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो पहले साल जब शुरू किया था 2016 में आपने शुरू किया था, तो पहले साल क्या रेवेन्यू करा था आपने इस केसेस को बेच के, मोबाइल केसेस को? आई थिंक हम 2 लाख का दिन का पहुंच गए थे बहुत इजीली। तो वही 50-60 लाख के आसपास का हम लोग फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू करने लगे। 50-60 लाख पहले साल? हाँ। अरे वाह, बढ़िया। तो उसमें फिर जैसा भी मान लीजिए मोबाइल केसेस से शुरू करके आपने और क्या क्या बेचना शुरू किया? तो पहले तो हमें एटलीस्ट 3 इयर्स लगे पूरी जर्नी को समझने में कि ई कॉमर्स में क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, क्या कैसे होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, कैसे। तो 3 साल का टाइम हमें लगा ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में, सीखने में और टीम को बिल्ड करने में। तो जब चीज़ें सेटल हो गई और हमें लगा कि अब चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है, फिर हमने और अदर वर्टिकल्स में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जैसे हमने शूज़ ट्राई किए, हमने क्लोथिंग हमने ट्राई करी, उसके बाद सनग्लासेस, बैग्स। तो जितनी चीज़ें हमें समझ में आई कि हम ये कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारा जो बेस था वो तो सेटल था, बस वी हैव टू फाइंड द न्यू प्रोडक्ट्स कि क्या हम सेल कर सकते हैं। और फिर हमने वो टेस्ट करना स्टार्ट किया उनको, फिर इन्वेंट्री सोर्स करना स्टार्ट किया और अब हम मल्टीपल ब्रांड्स को इंडिया में रन कर रहे हैं। ओके, तो ये बताना चाहेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अभी? हम जो हमारा जो मेन जो हीरो प्रोडक्ट है वो फ़ोन कवर्स आज भी है। 8 साल से हम ये बिज़नेस कर रहे हैं और काफ़ी ही अच्छा कर रहे हैं, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद फिर हमें लगा कि हमें और कुछ करना चाहिए, तो फिर हमने शूज़ ट्राई किए। तो उसके लिए हमने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया, बूट्स एंड बियॉन्ड करके। अच्छा, तो ऐसे फिर उसके बाद हमें लगा कि होम डेकोर में जाना चाहिए, गिफ्टिंग में जाना चाहिए। उसके बाद हमें लगा कि वुमेन की जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे करते करते मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम आज सेल कर रहे हैं। बढ़िया। तो अभी ओवरऑल क्या रेवेन्यू रहता है इस करंट डेट में? अभी हमारे 4 कंपनीज हैं, जिसके अंदर आई थिंक हम 6-7 ब्रांड्स ओन करते हैं। तो ओवरऑल करंटली लास्ट ईयर वी डिड 100 CR प्लस इन रेवेन्यू। ओके, और दिस ईयर भी वी विल क्लोज अराउंड 125 से 130 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे। अरे अमेजिंग। तो भाई ये नंबर अचीव करने में आपको कितना टाइम लग गया? इंटरनेट मार्केटिंग को करते तो आई थिंक 10 से 12 साल हो चुके हैं। हाँ, अगर शुरू से एकदम स्टार्टिंग से। हाँ, तो ई कॉमर्स में 2016 से हमने स्टार्ट किया था। 2016 हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद 3-4 साल तो सीखने में लगा कि कैसे होगा। उसके बाद ये आज 24 चल रहा था, अब लगा लो हिसाब 16 से 24 तक ये हमने नंबर अचीव किया है। 8 साल क्लोज टू 8 इयर्स। ग्रेट। तो अभी तो मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया रहेगा कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में आएगा तो उसको आप सेल कर सकते हो। हाँ। तो कुछ सेल्स के लिए कोई हैक्स बताइए जो इतने सालों में आपने सीखा हो, जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो। 3 कोई हैक्स बताना चाहेंगे सेल्स के लिए? बेसिकली क्या है कि देखो, पहले हमारा ये था गोल कि पैसा बनाना है, लेकिन विद टाइम हमें ये समझ में आया कि यार पैसा तो बनाना है ठीक है, लेकिन आपको कुछ लॉन्ग टर्म बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, सेल करना मतलब बहुत ही मामूली सी बात है कि आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है,
या लोगों ने कभी इंडिया में देखा नहीं हो, कभी उसके बारे में सुना ना हो, तो वो काफ़ी फास्ट बहुत अच्छा सेल होता है। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जैसे हम लोग करते हैं कि यूएस में क्या ट्रेंड चल रहा है या फिर अमेजोन पे क्या ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और कौन सी जो इंडस्ट्री वो बूम कर रही है। आई यूज टू विजिट चाइना भी मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी मार्केट्स हैं, हर चीज़ की, गैजेट्स की है और काफ़ी चीज़ों की मार्केट है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर दिखता है कि हाँ वहाँ पर क्या नया चल रहा है, वहाँ पर चाइना से अलग अलग कंट्रीज़ में क्या प्रोडक्ट शिप हो रहे हैं, क्या जा रहा है, तो वहाँ से काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं हमें। ओके। और जैसा कि आपने बताया कि आपने केसेस से शुरू किया, तो केसेस तो यूजुअली लोग सोचते रहेंगे कि यार 200 300 400 के मिलते हैं, तो इसको कितना ही बेच के आपने प्रॉफिट बनाया या फिर रेवेन्यू इतना कर लिया, तो आपका क्या रहता है, एवरेज प्राइस क्या रहता है आपके? देखो क्या है ना, केसेस ऐसा नहीं है कि 200 300 400 में मिलता है। ऐसा क्या होता है कि जैसे हर चीज़ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट्स होते हैं। अगर आपको 100 रुपये की चीज़ तो आपको 100 रुपये का मिलेगा, आपको 1000 की चीज़ तो आपको 1000 का मिलेगा, 5000 की चीज़ तो 5000 का भी मिलेगा, है ना। तो जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं इन डिज़ाइन और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल प्रोडक्ट जो मार्केट में आप देखते हैं उनसे बहुत बेटर होता है। तो हमारा गोल ये होता है कि हम बिल्कुल ऐसी चीज़ लेके आए जो बिल्कुल यूनिक हो, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हो, ठीक है, और मतलब कस्टमर को उसकी वैल्यू दिखे कि हाँ जो मैंने पैसा पे किया है ये एक्चुअली में उस वैल्यू के उसमें है, ठीक है। मतलब ऐसा ही लेट से अगर आपने 1000 रुपये के लिए कोई चीज़ बाई की तो उसको आपको वैल्यू फील होनी चाहिए सामान मिलने के बाद। तो हम ऐसा करते हैं। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन भूल गया आपने क्या भाई, एवरेज प्राइस क्या रहता है आपके प्रोडक्ट्स का? तो ये भी जो हमारी रहती है वो 1100 से 1200 के बीच में हम खेलते हैं अभी। अच्छा। फॉर लोग परचेज करते हैं, ये इंडिया में ही सेल करते हैं ना? हाँ सिर्फ इंडिया में सेल करते हैं। तो भी लोग खरीद लेते हैं 1100-1200 का। और सेल्स का फेसबुक एड्स के थ्रू? फेसबुक गूगल एड्स के थ्रू हम सेल्स करते हैं और व्हाट्सएप मार्केटिंग भी हमने स्टार्ट किया है अभी। ओके, ग्रेट। यूजुअली मैं लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूँ कि लाइक जब हम इतना बड़ा धंधा करते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं उसमें, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो बंदा स्ट्रेसफुल हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है, तो आप कैसे खुद को स्ट्रेस से बाहर लेके आते हैं? जैसे कि हम 2 पार्टनर्स हैं, क्या तो स्ट्रेस होता है कभी? स्ट्रेस होता है लेकिन हम लेते नहीं है, होता तो है लेकिन कभी फील नहीं किया ऐसे कि इसकी स्ट्रेस में हम कुछ परेशान बैठे हैं। तो अगर परेशान कभी मान लो हो भी जाते तो हम आपस में बात करके और चीज़ों को डिस्कस करके हम कर लेते हैं कि, और बात टाइम की होती है यार, कभी अच्छा टाइम था तो बुरा टाइम भी आएगा, बराबर। तो टाइम आएगा तो जाएगा अभी। तो कभी हम ऐसा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल परेशान हो गए कि अब क्या करें, ऐसा बहुत आई थिंक कभी भी नहीं हुआ कि हम मतलब बहुत ही दुखी बैठे। तो हम आपस में अपने चीज़ों को डिस्कस करके और देख के हम अपने डिसीजन थे उसके अकॉर्डिंग हम काम करते थे। ओके। तो स्ट्रेस होता है कई बार, जैसे कुछ टीम के कुछ इश्यूज़ हो गए, आपको लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे, आपकी इन्वेंट्री जो आपने ऑर्डर की थी वो चाइना में आई लेकिन कस्टम में वो फंस गई, कभी आपके एड अकाउंट्स डिसेबल हो गए, ऐसा स्ट्रेस होते हैं बिकॉज आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके पास एक बड़ी टीम है तो उसके खर्चे फिक्स हैं, रेंट है और 100 चीज़ें हैं, तो आपको रेवेन्यू का जो ये ब्रेक नहीं लगनी चाहिए कभी भी। तो जब ये ब्रेक लगती है तो एक स्ट्रेस होता है, लेकिन स्टिल हम उसको मैनेज करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं उसके ऊपर। अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? यूट्यूब पर नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। बाकी मेरा जो इंटरेस्ट रहता है कि मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाऊं या सोचूं या देखूं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम करता हूं, ठीक है। बाकी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको देखकर नई चीज़ें सब मार्केट ट्रेंड समझ में आता है और फेसबुक में क्या नया आया है, कैसे हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। बाकी काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं, ई-कॉमर्स के होते हैं। बुक्स वगैरह भी पढ़ते हो? बुक्स बाय करते हैं, पढ़ते नहीं है, बस खरीद कर रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा। ओके। तो कभी कभार जैसे मोटिवेशन मिलती है तो पढ़ ली, 2-4 पेज पढ़ लिया या ऐसा। तो अभी जैसे इस वीडियो को कोई यंगस्टर देख रहा है या फिर कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है जो मिलियनेयर बनना चाहता है, मतलब एटलीस्ट अपने लाइफ में $1 मिलियन तो कमाना ही चाहता है, क्या टिप देना चाहेंगे, कैसे बने मिलियनेयर? मतलब मिलियनेयर इट्स मतलब ये कोई गोल नहीं होना चाहिए किसी का भी। अगर आप यंग हो और आप चाहते हो कि मुझे कुछ अपना मतलब कुछ करना है ना, और आपको ऐसा लगता है कि यार जॉब इज नॉट फॉर मी और मैं जॉब नहीं करता, तो यू शुड स्टार्ट समथिंग। आप लर्निंग स्किल्स ग्रैब करो, सीखो, और कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर आपका इंटरेस्ट, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, तो आप उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें स्टार्ट करने के लिए देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स। आप किसी एक को पकड़ के उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे क्या क्या वर्टिकल्स, थोड़ा सा बताएंगे? ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, उसके बाद CPA, लीड जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ओके, है ना। तो आप कोई भी एक चीज़ उठाओ और पहले आप उसके अंदर सीखो और करो, फिर जब आपका वो सेट होता है फिर आप नई चीज़ पकड़ो, ऐसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे मान लीजिए अभी जो भी चीज़ें भगवान ना करे, बट अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वापस आप 0 पे आ जाते हो, वापस कैसे शुरू करोगे आप?
क्या स्ट्रेटजी लगाओगे? आपके पास सारा नॉलेज है। तो वी नो एवरीथिंग। पहले तो ये था कि मालूम नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। हाँ। अब तो हर चीज़ पता है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती तो वो कैसे स्टार्ट होगी। तो वी हैव बैकअप फॉर एवरीथिंग, है ना। बीच में अभी क्या हुआ था, आई थिंक 2020 में हम एक फ़ोन कवर बेच रहे थे जिसके ऊपर फरारी का लोगो लगा था। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि हमें ना DM से आया था, मतलब फरारी ने हमें नोटिस भेजा था कि भाई आप ये इस केस को साइड से डाउन करो, अदरवाइज़ हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। हाँ। तो वो नोटिस हमसे मिस हो गया, हमने वो नोटिस देखा ही नहीं, और 3-4 उन्होंने हमें मेल की थी, वो हमसे मिस हो गई। और क्या हुआ कि उस दिन था, शनिवार का दिन था, और हम गुड़गांव में आए हुए थे। तो रात को आई थिंक 10-11 बजे हमें मेल्स आई कि आपके सारे स्टोर्स डिसेबल हो गए। अच्छा। तो हमारे आई थिंक उस टाइम 7-8 स्टोर्स थे अलग अलग चीज़ों के। तो सारे स्टोर एक रात में ख़त्म, 0। और हमें मिला है कि ये एक्शन रिवर्स नहीं होगा, तो आपका 7 दिन का टाइम है, आप अपना जो डेटा जो आपका स्टोर के अंदर है वो आप निकाल लो। अच्छा। उसके बाद हम ये स्टोर हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो वो एक सेटबैक था, आपका धंधा जो चलता है वो तो फिर बिल्कुल वापस खत्म शुरू हो कर गया। लिया आपने? तो 3 दिन का टाइम लगा। वी हैव अ टीम ऑफ वेरी गुड पीपल जो काफ़ी हार्डवर्क थे, और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो हमें 3 दिन लगे टोटल पूरा सब कुछ बैक टू ट्रैक लाने में। तो 3 दिन के अंदर सारे स्टोर्स लाइव हो गए, बिल्कुल नए स्टोर बना लिए, सब कुछ स्टार्ट कर दिया, एड वगैरह लॉन्च कर दिया। और आई थिंक तीसरे दिन हम सेम स्टैट्स पहुंच गए, जो हमारे नंबर थे 3rd डे वहाँ पहुँच गए थे। ओके। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि 100 CR प्लस कर रहे हो आप लोग ईयरली, हाँ जी। तो इसमें प्रॉफिट कितना रहता रहेगा? ई कॉमर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सारे खर्चे निकालने के बाद 7 से 10% तक का मार्जिन रहता है। ओके। टैक्सेस वगैरह देके? ग्रेट। तो इतना पैसे आपने जो बनाए हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं थोड़ा? स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, थोड़ा बहुत गोल्ड हो गया। ओके। बाकी इसके अलावा तो और कुछ किए तो स्टॉक मार्केट में आप खुद इन्वेस्ट करते हो? कोई टिप वगैरह देना चाहोगे? स्टॉक कुछ नहीं, मार्केट में मतलब जो लोग नए लोग हैं उनके लिए। मोस्टली इंडेक्स फंड में हम ऐसे भी की हुई है, अच्छा। तो वही चलती है, उसमें कुछ स्ट्रेस नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इंडेक्स फंड में? दिमाग लगाते हैं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस में पैसे कमाने पे दिमाग। पैसे के बनना है। और रियल एस्टेट बाय करते समय क्या ध्यान में रखते हो आप? मतलब रियल एस्टेट में थोड़ा सा मतलब हमारे एक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। तो जिस के थ्रू वो लिया था, तो वो हमें रिकमेंडेशन देता रहता कि ये चीज़ अच्छी आई है, बढ़िया आई है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। अच्छा। तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ब्रोकर्स की बात मान लेते हैं आप? मतलब हाँ, ब्रोकर मतलब ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ, वो हमारा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, और वो हमसे ई कॉमर्स सीखने आए थे एक्चुअली। अच्छा। ओके। हाँ। तो फिर उनसे थोड़ा बॉन्ड थोड़ा अच्छा बन गया। तो अब वो हमें, वो थे रियल एस्टेट में, वो एक्चुअली बैंकर थे, तो उन्होंने अपने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है। तो साथ साथ उनका इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ ई कॉमर्स में करना है, तो वो आया था। फिर उनसे थोड़ा बातचीत हुई, फिर वो अब हमें गाइड करते हैं कि अगर आपको कुछ बाय करना है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ऐसा। तो अभी तक का आपका बिगेस्ट परचेस क्या रहा है? फ्लैट मैंने लिया है अभी मोहाली में। क्या कॉस्ट है उसका? 3.75-4 से आगे बीच में वो मुझे पड़ेगा। 4 करोड़ का। हाँ, ग्रेट। और लग्जरी में? लग्जरी में गाड़ी ली थी, शौक था पूरा मेरा। कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज़ मैंने बाई की थी से 1.5 साल पहले। मेरे को ये था, गोल था कि यार 30 क्रॉस होने से पहले एक लग्जरी कार होनी चाहिए। हाँ। तो कितने की पड़ी थी आपको? 78 to 80 लाख के बीच में मुझे वो गाड़ी ऑन रोड पड़ी थी। तो वो आगे और क्या क्या आपके शौक है जो पूरे करने? शौक तो भाई बहुत सारे शौक हैं, जैसे? लैम्बोर्गिनी लेनी है, उरुस, ओके। और एक आलिशान बंगला होना चाहिए। हाँ। ठीक है, उसके बाद अभी 4 करोड़ का आलिशान नहीं है? मतलब वो तो आलिशान मतलब कि नेक्स्ट लेवल, मतलब जहाँ पर आप उठो तो लगेगा हाँ Mansion। लाइफ में कुछ किया हुआ है, मेंशन होना चाहिए। मतलब जब आप सो के उठो तो लगेगा कि यार जिंदगी में मैंने कुछ कमाया है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो इंडिया में ही कि इंडिया से बाहर? नहीं, इंडिया मुझे बढ़िया लगता है, इंडिया में करेंगे। बाकी बाहर का तो अभी कैसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन कभी लगेगी हाँ प्लान होगा तो फिर देखेंगे। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी। ओके। तो सपने तो काफ़ी, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। तो आप जो जैसे इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, तो आपके कमाई का कितना % होता है उसमें इन्वेस्टमेंट? आधा, हाफ। अच्छा, 50% एवरी मंथ। हाँ। और घर पे क्या रिएक्शन रहता है? लाइक शुरुआत में जब आप बाइक लेके गए थे या R15 तो कलेश हो गया था, अभी कैसा माहौल है घर पे? अब उनको ऐसा लगता है कि हमने तो मतलब क्योंकि मैंने कभी भी घर से पैसे लिए नहीं कुछ भी करने के लिए। जो एक वो फीस थी ना उसकी, कंपनी जो थी MLM की, वो मैंने उनसे ली थी 7,250 रुपये जो फीस थी उस टाइम मैंने वो लिया था। उसके बाद मैंने कभी भी घर से पैसा नहीं लिया बिजनेस करने के लिए। ठीक है। तो दे नो कि यार इसने सब कुछ इतना खुद पर किया है, तो मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोकते नहीं है। चल जो डिसीजन था मैं उनसे पूछ के था कि मुझे एक गाड़ी लेनी है तो मैं ये ले रहा हूँ, या मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी कर रहा तो थोड़ा सा एक बार बातचीत तो घर में करता ही हूँ हमेशा। अच्छा। तो मतलब अब सपोर्ट है, कोई इशू नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो जब आप कुछ बढ़िया करते हो तो आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, तो फिर आप सपोर्ट अच्छे से करते हैं। और अभी जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स को आप भी देखते रहोगे, जैसे आप भी यूपी से आते हो, मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, तो हमारे इधर का यही है कि सरकारी जॉब नहीं अगर आप कर रहे हो तो लाइफ में आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, और फिर सब लोग सरकारी जॉब के ही पीछे पड़े रहते हैं। मतलब अगर बहुत ही ऐसे थर्ड क्लास पोस्ट के लिए भी अगर वैकेंसी है ना, तो जो पीएचडी किए रहते हैं वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो है ना। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? देखो क्या है ना कि वो जिस माहौल में रहते हैं, वो उनका जो आसपास के जो लोग हैं सब लोग वही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ होती है कि मुझे भी ये करना है। तो जब स्टार्टिंग के डेज में मुझे जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी मुझे कहते थे कि तू रेलवे में जॉब कर ले, है ना। तो आपने फॉर्म भरा था कोई? नहीं, मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक फॉर्म भरा, ये ट्रिपल का, तो उसमें मेरी रैंक ही बहुत ख़राब आई थी, तो उसके बाद मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा दोबारा। मैं तो साला क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। हाँ, तो वो फॉर्म भरा था। उसके बाद फिर ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिलता आपको, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो जॉब तो करनी नहीं है, बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस ही करूँगा। तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, तो मुझे टाइम दिया गया कि ठीक है करो। तो काफ़ी मेहनत तो स्टार्टिंग से तो नहीं, तो आपकी बात होगी। तो इन माइंडसेट जो जैसे मैंने बोला यार, आज के जो यंगस्टर्स इसमें धक्के खा रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? मतलब जॉब ठीक है, आपको इंटरेस्ट से करना चाहिए, लेकिन मतलब सिर्फ वही एक ऑप्शन नहीं है। अब तो मतलब काफ़ी चीज़ें आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि जहाँ से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे जो भी चीजें बताई जा रही है सब स्कैम है, मेक मनी ऑनलाइन। हाँ, वो ऐसा होता है कि जिसका बनता है उसके लिए बढ़िया है, जिसका नहीं बनता उसके लिए स्कैम है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपके पैसे अच्छे बने तो आपके लिए। बट भाई एक चीज बताओ, आपने भी तो शुरू में 2 से 3 साल तो आपने कुछ कुछ नहीं पैसे नहीं बनाया बनाए थे, जीरो। तो आपके मन में नहीं आया कि स्कैम है या फिर नहीं, कोई? एक्चुअली क्या था कि आसपास के लोग बना रहे थे ना, तो एक उम्मीद थी कि अगर इनका बनना तो हमारा ही बनेगा। ग्रेट। तो वो एक मोटिवेशन था कि ठीक है, अगर यार कोई पर्सन मेहनत कर रहा है उसका बन रहा, तो अगर मैं करूँगा तो मेरा भी बनेगा। तो टाइम और एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आजकल, जो इंस्टाग्राम पे बहुत फाइनेंस के बारे में ज्ञान देते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि घर नहीं लेना चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। आप क्या इसमें बिलीव करते हो? वैसे तो आप बिलीव नहीं करते हो क्योंकि आपने लिया हुआ है, बट क्या आपका क्या मानना है? घर भी लेना चाहिए, गाड़ी भी लेनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, उसको अपने ऊपर खर्च भी करना चाहिए। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या करना है, आपके पैसे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कमाऊंगा तो मैं तो अपने ऊपर खर्च करूंगा फॉर श्योर। गाड़ी भी लूंगा, घर भी लूंगा, महंगे समय। लोग कहते हैं कि घर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, जैसे आप रेंट पे रह सकते हो और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके और ग्रो कर सकते हो, उनका कहना ये है। बट कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है खुद का घर? फील आती है यार, फील आता है। फील के लिए पैसा, मतलब आप देखो, अगर एक टाइम के बाद तो फील के लिए तो पैसे खर्च करते हैं लोग। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बेसिक नीड तो आपका 10-20 हजार में पूरा हो जाएगा। बेसिक नीड आपको छत चाहिए, छत तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, खाने के लिए भी मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हम करते हैं, जो हम ना करें तो हम उसको, हर चीज़ में आप ये चीज़ बोल सकते हो कि आपको होटल में जाए खाने की क्या ज़रूरत है। अब वही बात, साजे का चश्मा ना पहने तो भी काम चल जाएगा, है ना। हाँ, फिर भी बात साजे पहन रहे हैं, पहनना पड़ता है भाई। मतलब अच्छा फील आते हैं कि मतलब फील के लिए एक बराबर डन समथिंग जो आज हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, तो इट्स अबाउट फील। तो मुझे फील आते हैं तो मैं करता हूँ, बाकी जिसको नहीं आती उसको नहीं करना चाहिए, सिंपल। तो ये आपके अपने खुद के विचार हैं कि आपको कैसा करना चाहिए, तो आप लोगों की मत सुनो, अपने देखो कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है वो कैलकुलेशन पे ही सही लगता है, जो भी कैलकुलेट करके बोलते हैं इतना रिटर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगर आप चीजें अफोर्ड कर सकते हो तो लो। आप ये सोचो ना कि वो कहते हैं ना कि रेंट पर रहना और अपने में बहुत फ़र्क है। आप कभी रेंट के घर को वैसे डेकोरेट नहीं कर सकते, या वो उस पर वैसा हक नहीं जमा सकते जैसा आपको अपनी चीज़ों पर होता है। करेक्ट, है ना। तो अगर आपका अपना घर है तो आप उस पर आप खर्चा करते हो, आप नई नई चीज़ें सोचते हो कि हाँ ये कर सकते हो, अपने मर्जी से पेंट भी नहीं कर सकते। हाँ, तो वहाँ पे की ठोक गया तो बंदा बोले भाई यहाँ ठोकनी नहीं है, यहाँ ठोकनी है, ऐसा। तो मतलब ऐसा वही किलो खाड़े कहीं और ठोक देगा। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है। तो आई थिंक अपना खुद का एटलीस्ट एक घर तो होना चाहिए जो मतलब बढ़िया हो, बिल्कुल शानदार। ओके, तो भाई आप किस एज में मिलियनेयर बन चुके थे? यार ये तो पता नहीं किस चीज़ में थे, लेकिन हाँ कभी ऐसा नहीं किया कि मिलियनेयर गोल नहीं था आपका? नहीं, मिलियनेयर क्या गोल है आपका? बिलियनेयर नहीं, गोल ये है कि बस कि लाइफस्टाइल बढ़िया होना चाहिए, खुद भी ग्रो करें, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं वो भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करेंगे, सब लोग जो साथ में सब लोग बढ़ते रहें आगे। ऐसा कोई गोल नहीं कि मुझे मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो कभी ऐसा नहीं लगा जैसे कि एक टाइम पे भाई हम 40-50 हज़ार कमा रहे थे या फिर कुछ नहीं कमा रहे थे, और फिर जब थोड़ा ज़्यादा पैसा हमने देखा कि 1-2 करोड़ महीने के आने लग रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार बहुत पैसे कमा लिए, ठीक है यार? नहीं। तो क्या है आपको, क्या वो ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब 50 हज़ार डिराइव करता है आपको, आगे क्या मोटिवेट करता है? जब 50 हज़ार की इनकम थी तो शौक थे 50 हज़ार वाले,
जब 5 लाख हुई तो 5 लाख वाले शौक हुए, अच्छा, जब 5 करोड़ हुई तो फिर 5 करोड़ वाला शौक हुए। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने तो शौक बढ़ाओ। शौक बढ़ाओ बस। हाँ मतलब एम्बिशन होनी चाहिए लेकिन यार। कई लोग तो कहते हैं कि भाई पैसे ज्यादा कमाओ तो अपनी लाइफस्टाइल भी वैसे इंक्रीज मत करो, नहीं तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। यार देखो ये हर बंदे की पर्सनल थिंकिंग है, इसके बारे में आई डोंट वांट टू कमेंट, लेकिन जो मुझे लगता है कि मतलब इफ़ यू आर मेकिंग गुड मनी तो आपको अपने ऊपर स्पेंड करना चाहिए। बढ़िया रोहित भाई, थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा एंड आई होप कि ऑडियंस को भी मजा आया होगा आज की कन्वर्सेशन से। वैसे हमने रोहित भाई के साथ थोड़ा सा एक टेक्निकल इंटरव्यू करा है, इनके काम के बारे में हमने सारे स्क्रीनशॉट सारे खोल के हमने सतीश के वीडियोस पे अपलोड किया है, तो आप वो देख सकते हो पॉडकास्ट। अभी फिलहाल ये था कि मिलियनेयर इन डिफेंडर में हम उनको लेके आ रहे हैं जो एटलीस्ट उन्होंने अपने लाइफ में $1 मिलियन अर्न किया है अपने दम पे। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम भी आपको फीचर करेंगे और आपके साथ ऐसे ही डिफेंडर में राइड करेंगे। बढ़िया एक राइड आपको भी मिलेगी, मजा आएगा। गाड़ी शानदार है। तो थैंक यू। बढ़िया। फ्रिज भी है भैया, फ्रिज भी है, पानी वानी है, कोल्ड ड्रिंक है। क्या बात। अभी कोई स्पॉन्सर कर नहीं रहा है फिलहाल, अभी कोका कोला है, कोई नहीं कोई स्पॉन्सर करेगा तो वो ड्रिंक मैं पिलाऊंगा फिर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, मिलियनेयर इन डिफेंडर फिलहाल ये इंस्टाग्राम हैंडल है, तो उसको जरूर फॉलो मुझे भी करें। कुछ कहना है जी, अगर आपको ई कॉमर्स करना है, हाँ। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमसे बात करें। बिल्कुल। रोहित भाई का मैं इंस्टाग्राम नीचे दे दूंगा, तो इनसे कनेक्ट जरूर करें। और रोहित भाई बहुत ही हम्बल है, इतना पैसा बनाते हैं 100 करोड़ साल के, फिर भी हमारे साथ भाई खर्चे भी होते हैं यार, स्पेंड कर रहे हैं। खर्चे भी होते हैं, पैसा नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ पैसे कमाना, जैसे उतने का सेल करना बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील। उतना 100 करोड़ साल में सेल करना मेरे को नहीं लगता कि मजाक का काम है। ये 100 करोड़ इन बैंक रेवेन्यू, मतलब जो बैंक में पैसा बैंक में जो आता है एग्जैक्टली। और स्टोर पे तो बहुत सारे लोग 5-7 करोड़ के शार्क टैंक में चले जाते हैं, वहां से फंडिंग उठाने लगते हैं। नहीं, वो एक अलग गेम है ना? हमारी गेम थोड़ा सा अलग है उससे। Okay. तो वो लोग भी तो एड्स वेड्स या स्पेंड करके ही सेल्स लाते हैं, तो वो अलग गेम कैसे भैया? उनका गोल होता है कि ब्रांड बनाना है, फिर ब्रांड के ऊपर पैसे उठाने हैं। हमारे रहते हैं पैसे बनाने हैं, फिर ब्रांड बिल्ड करेंगे। ओके। ऐसा अभी आपका फोकस ब्रांड बिल्डिंग पे नहीं है, बराबर? अभी हम अब तो समझ में आया कि ब्रांड बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम जो आपको खेलनी चाहिए। हाँ। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग उस पर काम कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा बिल्ड करें जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर हम खेलें उसको लेकर, ठीक है। और फिर वो चीज़ ऐसी हो जिसमें मतलब जिसको लोग मतलब एक्चुअल में आपको फिर उस नाम से जाने, जैसे आपको जानते हैं ना कि ये भाई सतीश के वीडियोस के फाउंडर भैया जा रहे हैं हमारे डिफेंडर वाले भैया, तो वैसे तो जब आप कहीं से गुजरे तो आपको मतलब नहीं, मैं कुछ बेच नहीं पाता हूँ, मैं रिकॉग्नाइज बेचा नहीं अभी तक, क्या कोई चीज सेल नहीं करी बिना अभी तक। बेचे थोड़ी डिफेंडर आ जाती है। ये तो यूट्यूब की कृपा है, यूट्यूब एड रेवेन्यू बढ़िया देता है, तो अच्छा। चल रहा है सब धंधा पानी। क्या मतलब बेचना चाहिए, कुछ चीजें एफिलिएट हमने करा हुआ है। हाँ तो बेचे ही तो है। हाँ तो बेचना चाहिए भाई, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये क्या मतलब अगर आप कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो आपको लोगों को उस चीज़ आप सेल कर सकते हो, क्योंकि फ्री की चीज़ की कुछ खास वैल्यू लोग करते नहीं। सही बात है, मेरे को भी पेड कर देना चाहिए। पेड कर देना चाहिए, करेक्ट। तो उसमें जो कमीशन आएगा उसका थोड़ा सा जो पैसा इधर भी भैया देना 100 करोड़ कमा रहे हो, अभी क्या आपको कम पड़ रहा है? भाई, एक्स्ट्रा जितना आ जाता है कम होता है। यही माइंडसेट होना चाहिए गाइस, लोग भूख होनी चाहिए चीज़ों को करने के लिए, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं लेजिट वे में कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में फंस जाते हैं लोग। हाँ, शॉर्ट टर्म दिक्कतें हो जाती हैं। शॉर्टकट्स का एक लाइफ टाइम होता है, सॉरी शॉर्टकट्स का एक शॉर्ट टाइम होता है, वो शॉर्ट टाइम तो चलते हैं। तो जब भी आप कुछ करो तो ये ध्यान रखो कि आपको कुछ लॉन्ग टर्म बिल्ड करना है, और बिल्ड करोगे तभी आप लाइफ में कुछ बढ़िया बना सकते हो लाइफ। ग्रेट। तो पैसा कभी गोल नहीं होना चाहिए, यू शुड बिल्ड समथिंग जो एक्चुअली वैल्यूएबल हो, पैसा अपने दौड़ते पीछे आएगा, कोई पर्पस सॉल्व करे, पर्पस सॉल्व करे। हाँ, आप लोगों की हेल्प करो या फिर आप ऐसा कुछ बनाओ जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। बढ़िया। थैंक यू सो मच रोहित भाई वंस अगेन, बहुत मज़ा आया बात करके आपके साथ, पता ही नहीं चला कि 50 मिनट हो गए वीडियो के। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, डिफेंडर में ही, किसी और मिलियनेयर के साथ में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।